हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका MYR मैथ्स वाई रोहित में, जहां हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की गणित। तो हमारी जो सीरीज चल रही है परीक्षा अध्ययन का संपूर्ण रिवीजन, उसी सीरीज में आज ये हमारी दूसरी वीडियो है। हम कक्षा 10वीं की अध्याय 1 की एक वीडियो कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था वस्तुनिष्ठ प्रश्न। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखी है, पहले वह वीडियो जाकर देख लें। उसके बाद ये दूसरी वीडियो है, इसी का दूसरा भाग है, अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं का। आज अपन करते हैं अति लघुत्तरीय प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा, प्रश्न क्रमांक पहला है 140 के गुणनखंड ज्ञात करना है। हमें क्या करना है? 140 के गुणनखंड ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो करते हैं अपन 140 के अभाज्य गुणनखंड। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें 140 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करके उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो देखो कैसे करते हैं इस सवाल को अपन। तो 140 के हम क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। और हमें इस प्रकार से गुणनखंड निकालना है कि जितने भी गुणनखंड निकलें वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? अभाज्य होने चाहिए। जिसको पता नहीं है कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमने एक वीडियो में बताया है, उसमें आप जाके देख लें कि अभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। यहाँ अपन फिर से सीख लेंगे कि तो इसके अपन क्या निकालते हैं? गुणनखंड निकालते हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या से भाग लगाना स्टार्ट करेंगे, एक को छोड़कर, क्योंकि एक का भाग लगाने पर हमें जो कितनी जी संख्या मिलेगी। तो अपन 2 से भाग लगाते हैं। तो 2 सत्ते 14 जी, शून्य ज्यों कहते हो। फिर 2 3 6 बचा 1, तो कितने होगा? 10 2 पंजे 10। अब 2 का भाग जाएगा नहीं, अपन लगाते हैं 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं वो क्या आए हैं? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? 2 का हमारे पास एक जुड़ा, 1 2 जी है ना। तो घातांक और करणिक के जो नियम हमने पढ़े थे, है ना, उसमें क्या था? अगर आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है? 1 की। यहाँ पर 2 के ऊपर कितने की घात है? 1 की। तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 के ऊपर कितने की? 1 की यहाँ, 1 की यहाँ, 2 गुणा 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 5 गुणा 7। तो 140 को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में इस प्रकार लिख देंगे। अब बात आती है कि अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो देखो, उनके प्रश्न का कहने का मतलब है कि जितने भी गुणनखंड हों वो सारे के सारे कैसे होने चाहिए? अभाज्य गुणनखंड होने चाहिए। तो जितनी भी संख्याएं हैं, है ना, हम कह सकते हैं कि जितनी भी संख्याएं, ऐसी कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते। हमने बोला अभाज्य गुणनखंड नहीं हो सकते, जिन्हें बोला कि अभाज्य गुणनखंड ही होंगे। गुणनखंड भाज्य भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसी संख्या नहीं है जिसके हम अभाज्य गुणनखंड ना निकाल पाएँ। देखो, जैसे आप लोग बोलोगे सर यहाँ आपने बोला कि 2 2 2, हम ऐसे निकाल सकते थे। 140 में हम 4 का भाग लगा देते। 4 तिया 12 बचा 2, 4 पंजे 20, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7। अब आप लोग बोलोगे कि सर आपने बोला था कि अभाज्य गुणनखंड हो गए, इसमें तो जी भाज्य 4 आ गया, जी तो एक भाज्य संख्या है। तो हमने ये नहीं बोला है कि केवल अभाज्य गुणनखंड ही होंगे, हमने ये बोला है कि ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जिसके हम अभाज्य गुणनखंड नहीं निकाल सकते। और जी 2 को भी यदि हम तोड़ के लिखेंगे तो इस 4 को हम तोड़ के लिखेंगे तो क्या आएगा? 2 गुणा 2 आएगा, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा। तो जितनी भी संख्याएं होंगी सबके अभाज्य गुणनखंड हो सकते हैं और होते हैं। इसी में दूसरा प्रश्न है, इसी का दूसरा प्रश्न पूछा है 156। इसके निकालना है। कैसे निकालेंगे इसके? 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 15 में से 14 जाएंगे, कितना बचेगा? 1 जी। 1 कहाँ लग जाता है? इस 6 के आगे 1 लग जाएगा, कितने हो जाएंगे? 16। 2 8 16, 2 का भाग लगाएंगे, 2 3 6 बचा 1 जी। 1 कहाँ लग जाएगा? 1 के आगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे? 1 पे 8 18, 2 नाम 18। अब 2 का नहीं जाएगा, किसका लगाएंगे? 3 का लगाएंगे। तो 3 एकम 3 और 3 तिरका 9।
अब हम देख पा रहे हैं कि 13 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब 13 में अब किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा, तो अपन इसमें किसका भाग लगाएंगे, 13 का। तो 13 एकम 13। तो 156 को हम अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख पाए कैसे, 2 गुणा 3 गुणा 13। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 2 के ऊपर 1 की घात है, 2 के ऊपर 1 की घात है, तो 1 और 1 2, 2 के ऊपर 2 की घात गुणा 3 गुणा 13। तो जी रहा हमारा उत्तर। इसी के साथ तीसरा सवाल है, तीसरा सवाल है हमारा परीक्षा अध्ययन का अति लघु प्रश्न 3825। चल इसके गुणनखंड निकालें। तो हम देख पा रहे हैं कि इकाई का अंक 5 है, इकाई का अंक 5 है, तो इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो जाएगा नहीं। 3 का देख लेते हैं, 3 का लगा के 3 का जाता है कि नहीं। तो 3 का अपन डायरेक्ट भाग न लगा के अपन विभाज्यता का नियम देखेंगे। देखो 3 का भाग कब जाता है, हमने कल भी बताया था, 3 का भाग कब जाता है, जब अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। तो अपन जल्दी से जोड़ के देख लेते हैं, 5 और 2 7 और 8 15 और 3 18। क्या हो रहा है, 18। 18 में 3 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अपन 3 से भाग लगा देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बच गया 2, हो गए 22, 3 7 21, बचा 1 15, 3 5 15। फिर से लगा देते हैं, देखते हैं है ना जाएगा कि नहीं, चला जाएगा इसमें है ना फिर से। तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15। लेकिन अब नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 2 7 और 4 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, इसलिए इस संख्या में भी नहीं जाएगा। अब किसका जाएगा, 5 का। तो 42 में लगाएंगे, 5 8 40, बचा 2, हो गए 25, 5 25। फिर 5 का लगा दें, तो 5 एकम 5, बचा 3, 5 7 35। अब हम देख पा रहे हैं क्या आ गया, 17। 17 एक क्या है, अभाज्य संख्या। तो 17 अभाज्य संख्या, तो 17 में किसी का भाग नहीं जाएगा, 17 का ही जाएगा। 17 एकम 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, देखो हमारे जितने गुणनखंड आए सारी की सारी कौन सी संख्याएं, अभाज्य। 3 भी अभाज्य, 5 भी अभाज्य, 17 भी अभाज्य। तो हमारे 30 25 को कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। या देख लें है ना कि जैसे कि हम जानते हैं कि अगर आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ 1 की घात, यहाँ 1 की घात है, तो 3 के ऊपर कितने की आ जाएगी, 1 और 1 2 गुणा 5 के ऊपर 1 की घात है, 5 के ऊपर 1 की घात है, तो कितनी हो गई, 5 की 1 और 1 2 गुणा 17। तो इसको इस रूप में अपन लिख देंगे। ये रहा हमारा तीसरा सवाल। अगला सवाल करते हैं है ना, सवाल है हमारा 5005। इसका निकालते हैं गुणनखंड है ना। तो इसमें देख पा रहे हैं कि 2 का तो जाएगा नहीं, क्योंकि इकाई का अंक 5 है जो कि एक विषम संख्या है। 3 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि 5 और 5 10, 10 में 3 का भाग नहीं जाता है। तो 4 का भी नहीं जाएगा, 5 का लगाते हैं, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। इसमें 6 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में कौन सी संख्या है, एक विषम संख्या है। 7 का लगाते हैं है ना। तो 7 एकम 7, बचा 3, कितने हो गए 30, 7 चौके 28, बचा 2, हो गए 21, 7 तिया 21। अब 143 कितना, 143। 143 में भाग लगाते हैं, किसका जाएगा देखते हैं। अब 7 का, 7 दूनी 14, 7 का तो जाएगा नहीं। 8 का नहीं जाएगा, क्योंकि विषम संख्या है। 9 का, 9 एकम 9, बचा 5 53 नहीं जाता है ना। 10 का तो और नहीं जाएगा। 11 का लगाते हैं, 11 एकम 11, बचा कितना, 14 में से 11 गया, 3 बचा, हो गया 33, 11 33, 11 तिया 33। अब किसका जाएगा, 13 अभाज्य संख्या है, तो 13 ही क्या जाएगा, 13 एकम 13। अब इसको हम 505 को कैसे लिख सकते हैं, क्या आया, 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। ये है हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसी में आखिरी सवाल है 7429। 7429 भाग लगाते हैं।
देख पा रहे होंगे कि विषम संख्या है तो 2 का तो जाएगा ही नहीं। अपन लगाते हैं किसका, 3 का देखते हैं क्या 3 का जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 9 7 4 11 और 2 13, 3 का भी नहीं जाएगा, 4 का तो और नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का देख लेते हैं, तो 7 का लगा के देख लेते हैं, 7 धाम 70, बचा कितना हमारा 4 बचा है ना, तो कितना हो गया 42, 7 6 42, 7 का भी नहीं जा रहा। 8 का देख लें, 8 का भी नहीं जाएगा क्योंकि विषम संख्या है। 9 का देख लें तो 9 का भी नहीं जाएगा क्योंकि अंकों के योग में 9 का नहीं जा रहा है ना। 10 का तो और नहीं जाएगा। 11 का 66 है ना, तो बच जाता है हमारा कितना 6, तो 62 हो जाएंगे। 11 5 %, 11 का भी नहीं जाएगा, 12 का भी नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, 14 का भी नहीं जाएगा, 15 का भी नहीं जाएगा। लगाते हैं किसका 16 का भी नहीं जाएगा क्योंकि पीछे विषम संख्या है, 16 सम संख्या है ना। तो अब लगाते हैं 17 का देखते हैं। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया इनकम 17 चौके 68। इसमें से 68 घटाएंगे कितना बच जाएगा 6, कितने हो गए 62। तो 17 दूनी 34, 17 तिया 51, बचे कितने 62 थे, 51 चले गए, कितना बचा 11, 11 9 के आगे लगाएंगे कितने हो जाएंगे 119। तो 17 7 119। अब देखते हैं किसका जाता है ना, 17 का ही देख लें क्या 17 का जा रहा है। तो 17 दूनी 17 का लगा के देखेंगे तो 17 दूनी 34, बचा कितना हमारा 6 और 3 9, 97 है ना। तो 97 में 17 का नहीं जाता है। उससे बड़ी संख्या का लगा के देखते हैं 18 का तो जाएगा ही नहीं क्योंकि पीछे कौन सी संख्या है विषम, पीछे का अंक क्या है विषम संख्या और 18 क्या है सम। 19 का लगा के देखते हैं। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, बचा कितना 5 होगा 57। तो 19 दूनी 38, 19 तिया 57, क्या आया 23। 23 हम जानते हैं अभाज्य संख्या है, किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो 23 में 23 का लगाते हैं तो 23 एकम 23। तो हमारे 7 4 2 9, 7 4 2 9 को हम क्या लिख सकते हैं 17 गुणा 19 गुणा 23। तो ये थे हमारे क्या अभाज्य गुणनखंड। चलो इसके बाद अगला सवाल है दो क्रमागत, इसके बाद अगला सवाल है दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 2 से विभाज्य, यह कथन सत्य है या असत्य है। तो उसने हमसे क्या बोला है कि दो क्रमागत धन पूर्णांक, दो क्रमागत धन पूर्णांक, उसकी शब्दों पर चलते हैं। क्या बोला उसने, नेक्स्ट सवाल है दूसरा सवाल अति लघु उत्तरीय प्रश्न का, दो क्रमागत धन पूर्णांक, क्या बोला उसने, दो क्रमागत धन पूर्णांक का गुणनफल, जो गुणनफल है वह किससे विभाज्य 2 से विभाज्य। 2 से विभाज्य मतलब उसमें किसका 2 का भाग जा रहा है। तो उसने हमसे पूछा है कि यह कथन सत्य है या असत्य। सत्य है तो इसका कारण बताइए। तो देखो क्या बोला है, दो क्रमागत, कैसी संख्याएं हैं, दो संख्याएं हैं और दोनों की दोनों संख्याएं कैसी हैं क्रमागत हैं। तो देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है, आप कहीं से भी उठा लो लेकिन क्रम से, जैसे हमने पहली संख्या 6 ली तो दूसरी 7, जी दोनों क्रम से। पहली संख्या हमने 13 ली तो अगली संख्या 14, हमने एक संख्या 19 ली तो अगली संख्या 20, जी हैं, जी कहलाती हमारी क्रमागत। और उसने क्या बोला है धन, धन मतलब धन पूर्णांक। धन पूर्णांक हम समझते हैं पूर्णांक क्या कहलाते हैं, सभी धनात्मक सभी ऋणात्मक और जीरो को शामिल कर देने से बनी संख्या समूह क्या कहलाता है पूर्णांक कहलाते हैं। लेकिन उसने क्या पूछा बोला है हमसे कि कौन से पूर्णांक लेने हैं, हमें धन पूर्णांक लेने, मतलब 1 से शुरू करके, जो 1 से शुरू होते हैं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं उन्हीं को बोलते हैं धन पूर्णांक। तो हमें क्या लेनी है प्राकृतिक संख्या, मतलब धन पूर्णांक लेना है। तो उनमें से कोई सा भी हो। तो उसने हमसे पूछा क्या बोला है कि एक तो क्रमागत हो, ठीक है, और दोनों कैसे हो प्राकृतिक संख्या, धन पूर्णांक हो मतलब प्राकृतिक संख्याएं, और इनका जो गुणनफल होगा वो 2 से विभाज्य होगा। तो देखो हम जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारे पास गिनती होती है उसमें पहले एक सम संख्या आती है, एक विषम संख्या आती है, एक सम संख्या है, फिर विषम, फिर सम, फिर विषम। तो देखो अगर हम दो क्रमागत संख्याएं लेंगे, अगर हम दो क्रमागत संख्याएं लेंगे है ना,
तो उसमें एक सम होगी और एक संख्या क्या होगी, विषम होगी। तो हमने क्या सीखा है, जब भी किसी विषम संख्या में सम संख्या का गुणा होता है तो वह संख्या क्या बनती है, सम संख्या बनती है। यदि विषम का गुणा विषम में होगा, अगर विषम का गुणा विषम में होगा तो वो संख्या क्या बनेगी, विषम संख्या बनेगी। लेकिन यदि एक सम संख्या का गुणा विषम में होगा तो वह क्या बनेगी, विषम का गुणा विषम में करें, विषम गुणा विषम, तो इनके गुणनफल से जो संख्या बनेगी वह भी क्या होगी, विषम संख्या ही होगी। उदाहरण के लिए कोई सा भी उदाहरण ले लें, जैसे हमने ले लिया 9 और 7, तो 9 सत्ते 63 है ना, क्या है, विषम संख्या। और कोई सी ले लें 11 गुणा 4, 11 गुणा 4, तो क्या बनेगी, 11 चौके 44, क्योंकि जी क्या थी, जी विषम है और जी क्या है, जी सम है। तो विषम का गुणा विषम में करेंगे तो विषम संख्या बनेगी और विषम का गुणा सम में करेंगे तो क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। जैसे एक और कोई विषम संख्या ले लें, जैसे हमने एक संख्या ले ली विषम 7, एक संख्या ले ली 5, और 7 और 5 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 35, जो क्या है, विषम। तो विषम का गुणा विषम में करने पर विषम संख्या मिलेगी और विषम का गुणा सम में करने पर सम संख्या मिलेगी। मतलब यदि किसी में सम संख्या का गुणा कर दिया जाता है तो वो सम संख्या बन जाती है। तो उसने क्या बोला, दो क्रमागत धन पूर्णांक हो। क्रमागत का मतलब है क्रम से आए, तो हम जानते हैं कि यदि हम क्रम से संख्याएं लेंगे तो एक सम संख्या होगी, एक विषम संख्या होगी, और जैसे ही सम संख्या का गुणा होगा तो वो संख्या भी क्या बनेगी, सम संख्या बनेगी। और प्रत्येक सम संख्या में 2 का भाग जाता ही जाता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं, मान लो हमारी माना पहली संख्या क्या है, मान लिया हमने पहली संख्या है x है, पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, उदाहरण से समझते, जैसे हमने पहली संख्या मान ली 6, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 7। तो देखो जी 7 बना कैसे है, 7 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 धन 1, है ना। तो इसी प्रकार जैसे हमने पहली संख्या x मान ली तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, x धन 1। अगर हमारी पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x धन 1। और जब हम इनका गुणनफल करेंगे, x का गुणा करेंगे x धन 1 में, तो इनमें से एक संख्या विषम है, एक संख्या सम है। तो सम और विषम संख्याओं का जब भी गुणा होता है तो वह एक संख्या कौन सी बनती है, सम संख्या बनती है, और सम संख्या हमेशा 2 से विभाज्य होती है। प्रश्न क्रमांक 3 है हमारा, 3 क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 6 से विभाज्य होता है, क्या यह कथन सत्य है या असत्य? अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। औचित्य का मतलब होता है कारण बताइए, यदि सत्य है तो कारण बताइए। तो देखिए इस सवाल को हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए, 6 से विभाज्यता का नियम आना चाहिए। तो 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है, देखो 6 से विभाज्यता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है, मतलब यदि किसी संख्या में 2 का और 3 का भाग जा रहा है तो उस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, यदि हमें कोई भी संख्या दी गई है और हमसे पूछा गया है कि वह 6 से विभाज्य है कि नहीं, तो अपन उसमें 2 का भाग लगा के देख लेते हैं और 3 का भाग लगा के देख लेते हैं। अब आप सोचोगे सर कि जब जितने में हम 6 का भाग 2 और 3 का भाग लगाएंगे, इससे अच्छा हम 6 से भाग लगा के नहीं देख लेंगे। तो देखो नहीं, उससे जल्दी हो जाएगी। कैसे जल्दी हो जाएगी कि देखो 2 का भाग हम जानते हैं कब जाता है, जब पीछे मतलब इकाई का अंक किसी भी संख्या में कोई सी भी एक बड़ी संख्या लिखी उसमें सबसे पीछे मतलब इकाई का अंक यदि सम अंक है तो उसमें 2 का भाग जाएगा। तो 2 का भाग हमें लगा के नहीं देखना है, अपन पीछे देख लेंगे। यदि इकाई का अंक सम अंक है तो उसमें 2 का तो भाग जाएगा ही जाएगा। अब बचता है क्या, 3। तो 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, यदि हमारे पास एक संख्या लिखी है, उस संख्या के यदि हम सभी अंकों को जोड़ दें और उनके योग से जो संख्या आती है यदि उसमें 3 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 3 का भाग जाता है। तो इस प्रकार हम दोनों का जल्दी से देख पाएंगे। उदाहरण के लिए चलो एक संख्या मान लेते हैं जल्दी से, 5 4 3 7
2। चलो ये एक संख्या लिखी हमने, है ना। हमसे पूछा गया क्या ये 6 से विभाज्य है, तो देखो अपन कैसे देख लेंगे कि सबसे पहले हम देखेंगे क्या 2 का भाग जाएगा। देख पा रहे हैं कि इकाई, पीछे का अंक क्या है, इकाई, इकाई का अंक 2 है, सम है, इसमें 2 का भाग जाएगा, हाँ जाएगा। अब बात करते हैं 3 का, चेक कर लेते हैं। तो 3 का भाग जाने के लिए क्या जरूरी है कि अंकों के योग में 3 का भाग जाए। तो 7 और 2 9, 9 हो रहा है, 9 में 2 3 का भाग जाएगा, है ना। 5 और 4 9 हो रहा है, 3 का भाग जाएगा, और 3 जे 3, या फिर ऐसे जोड़ लो 7 और 2 और 7 9, 9 और 3 12, 12 और 4 16 और 16 और 5 21, 21 हो रहा है। तो 21 में 3 का भाग जाता है, तो इस पूरी संख्या में 3 का भाग जाएगा। तो हमने क्या देखा, इस संख्या में यदि 2 और 3 का भाग जा रहा है तो इस संख्या में 6 का भी भाग जाएगा। तो ये थे हमारी विभाज्यता का नियम। अब देख लिए, लेकिन अपन को इस सवाल को हल ऐसे कोई उदाहरण से नहीं देना है। हमसे पूछा गया क्या 3 क्रमागत धन पूर्णांक है। कैसे होने चाहिए, 3 संख्याएं होनी चाहिए धन की, और वो कैसी हो, क्रम से हो। क्रम का मतलब आप लोग समझते हो, जैसे एक संख्या आपने 2 ली तो दूसरी 3 और तीसरी 4, 3 संख्याएं ले ली क्रमागत। यदि आप एक संख्या 4 लो तो दूसरी 5 और तीसरी 6, कहीं से भी आप संख्याएं लो, लेकिन कैसे उठाना है, क्रमागत। कोई सी भी संख्या उठा लो, जैसे हमने उठा ली 4 5 और 6, तो हम इनका गुणनफल करेंगे। तो हम ये तो सीधी सी बात है कि गुणा में क्या लिखा है 6। अगर कोई संख्या 6 के गुणा से बन रही है तो उसमें 6 का तो भाग जाएगा। कोई और संख्या वाला उठा लेते हैं, कहीं से भी उठा लो आप। जैसे हमने उठा ली 11 12 और 13, ये है हमारे पास क्रमागत। तो देख लीजिए 11, इस 12 को हम ऐसा लिख सकते हैं 6 गुणा 2, तो देखो ये संख्या क्या बन गई, और 13 जी कहते हैं, है ना। तो इस 12 को हम क्या लिखेंगे, 6 गुणा 2। अब आप ही बताओ, यदि कोई संख्या 6 के गुणा से बन रही है तो उस संख्या में 6 का भाग जाएगा। कहीं की भी हम 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो हाँ हम कह सकते हैं कि हाँ, यदि हम 3 क्रमागत संख्याएं लेते हैं तो उनके गुणनफल में 6 का भाग जाएगा ही जाएगा। क्यों, क्योंकि जब भी हम 3 क्रमागत संख्याएं लेंगे तो उनमें एक सम संख्या अवश्य होगी जो 2 से विभाज्य होगी, और उनमें जो विषम संख्या होंगी उनमें से एक 3 से विभाज्य होगी। यदि कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वो 6 से भी विभाज्य होगी। हमसे पूछा गया क्या कोई 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 हो सकता है। तो देखो यह कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो एलसीएम होता है, यदि दो संख्याओं का या 2 या 3 जितनी भी संख्याएं हैं कि जो एलसीएम होता है वह हमेशा संख्याओं के एचसीएफ से क्या होता है, विभाज्य होता है। मतलब संख्या एलसीएम में 2 संख्याओं या 2 से अधिक जितनी भी संख्याओं एलसीएम में एचसीएफ से भाग जाता है। तो हमें क्या दिया है, एलसीएम दिया है 380, एचसीएफ दिया है 18। यदि हम 18 का भाग लगाएंगे 380 में तो हम क्या देख पा रहे हैं कि जो 380 है वह 18 से विभाज्य नहीं है। 380 18 से विभाज्य नहीं है, इसलिए किन्हीं भी 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 नहीं हो सकता। इसको हम एक उदाहरण से भी समझ लेते हैं। देखिए जैसे छोटे से उदाहरण से समझ लीजिए, जैसे मान लो हमारे पास 2 संख्याएं 6 और 8, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा हमारे पास 24, है ना। एलसीएम हो जाएगा 24। और एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ क्या कहलाता है, ऐसी संख्या जिसका इन दोनों में भाग चला जाए। तो देखो 4 का तो दोनों में जाएगा नहीं, 2 का ही जाएगा ना। तो इनका एलसीएम हो गया क्या जी, हो गया आपका एलसीएम हो गया 24 और एचसीएफ हो गया क्या 2। तो जो एलसीएम है उसमें एचसीएफ से भाग जा रहा है, देखो जी भाग जा रहा है ना। लेकिन इसमें इस एलसीएम में इस एचसीएफ से भाग नहीं जा रहा है, इसलिए ये 2 संख्याओं का एचसीएफ 18 और एलसीएम 380 कभी नहीं हो सकता। नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो में।